चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर बात की थी हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं, बिगिनिंग फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टिल स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड टिल बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। MgOH ट्वाइस से लेकर BaOH ट्वाइस तक, ये जो सारे हाइड्रोक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं इन नेचर। बट जो पहले एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है BeOH ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बताओ? सर जो सर आपने अभी एसिडिक ये और नहीं बेसिक दोनों एसिड प्रॉपर्टीज के शो साथ बेस करते की तरह बिहेव करता है और बेस के साथ एसिड की तरह। यस, तो बेसिकली एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट BeOH ट्वाइस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। BeOH ट्वाइस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो जब ये BeOH ट्वाइस लिया हमने, इसकी रिएक्शन की मैंने HCl के साथ, HCl, ठीक है। मैंने लिए 2 मोल्स ऑफ HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो बताओ क्या बनेगा? सर सर ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का कंटिन्यूएशन ही है ना? हाँ, हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में ये एक लास्ट पॉइंट और लिख रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो BeOH ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स BeCl2। BeCl2 के साथ में क्या बनेगा? प्लस H2 2H2O। ठीक है, ये तो हुई एसिड के साथ रिएक्शन। अगर मैंने इसकी बेस के साथ रिएक्शन की, BeOH ट्वाइस प्लस OH माइनस, अगर मैंने कोई बेस से रिएक्शन की इसकी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मैंने लिखा 2NaOH, तो मैंने बताया था इस केस में क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर BeNaO Na2BeOH4 होल 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस अब हटा दो क्योंकि मैंने Na प्लस लगा दिया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह से। बताओ यहाँ तक क्लियर है? सर वाटर वाटर, वाटर की क्या जरूरत है इसमें? सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना ये? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया ना। तो फिर कॉम्प्लेक्स इसमें सॉल्ट वाला वाटर क्या, यूज नहीं होता? बैलेंस हो गया ना रिएक्शन। देखो चेक कर लो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ सर रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन सर हम पढ़ते हैं ना कि एसिड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर देता है, तो इसलिए पूछा। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में नॉट नेसेसरी कि वाटर बने साथ में। ओके सर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हेलाइड्स की। हेलाइड्स, तो यहाँ तक मैंने डिस्कस किया ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हेलाइड्स पर। सर सेकंड वाले केस में बेस के तरह काम कर रहा है क्या? हाँ, सेकंड वाले केस में मैं रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ? एसिड के साथ। तो फिर बेस के तरह काम कर रहा होगा बी नहीं, ओ एच सेकंड वाले टू केस में मैं बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो किसकी तरह काम करेगा? एसिड। एसिड की तरह। और फर्स्ट वाले केस में मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो किसकी तरह काम करेगा? बेस। बेस की तरह। बस यही चीज है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यस सर। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं हैलाइड्स के बारे में। नंबर टू मैंने लिया यहाँ पर हैलाइड्स। तो हैलाइड्स की जब बात की जाए यहाँ पर, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सारे हैलाइड्स जनरली क्या होते हैं? आयनिक। सारे हैलाइड्स जनरली आयनिक होते हैं एक्सेप्ट BeCl2 को छोड़ के। एक्सेप्ट BeCl2, all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature.
all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature. बताइए क्या ये चीज समझ में आती है सबको? इसका रीजन क्या बोलेंगे? यस सर। रीजन क्या बोलेंगे इसका? What is the reason for this? सर किसका? कि why BeCl2 is not ionic in nature? सर क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड? सर वो सर की छोटा साइज। हाँ साइज छोटा होने से क्या हुआ? साइज छोटा है और उसका आयरन क्या था वो नाम मुझे पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा ज्यादा है। होती है। हाँ ठीक है, सो BeCl2 being covalent। अच्छा, आपके कोई एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं क्या अभी? सर चल रहे हैं। चल रहे हैं, तो आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है? सर सब्जेक्ट का पढ़ रहे होंगे बच्चे। कौन सा सब्जेक्ट? सर अभी कल केमिस्ट्री का टेस्ट है हमारा, उसमें ये चैप्टर आ नहीं रहा। अच्छा, तो क्या सिलेबस है? सर नहीं पता। हैं? तुम्हारा टेस्ट नहीं है क्या? है ना सर। तो फिर कैसे नहीं पता? सर याद नहीं है अभी मेरे को, वो कल सुबह उठ के देखना पड़ेगा अभी। कल पेपर देने वाले और ये हाल है तुम्हारा। सर 20 मार्क्स का ही है सर। ठीक है, तो देखो, अच्छा ये देखो, नाम लेते ही और कम हो गई अटेंडेंस। सर याद नहीं होगा, कुछ बच्चों को भी याद आ गया होगा। सर दिघी में लाइट नहीं है ना, अभी आई लाइट? शायद। अच्छा, लाइट नहीं है क्या? यस सर। ओके। सर बैटरी का इशू है, बैटरी ड्रेन हो गया होगा। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत हो गए तुम्हारे बहाने। नए नए बहाने निकालते हो यार तुम लोग। सर मेरा भी बैटरी सच में ड्रेन हो सर? गया है, सच में सर, सुबह से। सबको हो रहा है सर अभी ड्रेन। ठीक है, चलो फिर सब जाने वाले। हम टाइम वेस्ट नहीं रेड करते नहीं हैं। हो रहा सर। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले कि तुम लोग गायब हो जाओ। सर जल्दी छोड़ दो ना, आधा घंटा पहले। चलो ठीक है, अगर 32 लोग आ गए तो छोड़ दूंगा। 1 घंटा पहले। आधा नहीं सर, एक और आधा घंटा पहले। अगर 32 लोग आ गए तो सर फुल अटेंडेंस हो जाएगी वो तो। यस, अगर तुम सर सबको अगर बोल दो जल्दी ज्वाइन करने के लिए तो तुम्हें आधा सर घंटा दो पहले छोड़ डिवाइस दूंगा। अटेंड करेंगे सर, 32 अपने आप हो जाएंगे। कैसे Nice जल्दी idea. से करते हैं। नहीं नहीं, सर क्यों सर, देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, तो बताओ पोलर सॉल्वेंट्स में कौन से कंपाउंड्स डिजोल्व होते हैं, आयनिक या कोवेलेंट? आयोनिक। आयन। आए नहीं। नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से डिजोल्व होंगे? कोवेलेंट। सर कोवेलेंट। धीरे जाओ ना कोवेलेंट। सर। तो BeCl2 being a covalent compound, BeCl2 being a covalent compound is soluble in organic एथेनॉल। solvents। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एथेनॉल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर BeCl2 के बारे में, that in solid state BeCl2 in solid state BeCl2 has a chain structure। एक लंबी चेन के स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है। किस तरह से? देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, ये मान लो एक BeCl2 लिया मैंने, BeCl2 इस तरह से, तो ये एक लंबी चेन फॉर्म करता है, इस तरह से चेन फॉर्म करता है। ये समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से ये एक लंबी चेन फॉर्म करता है BeCl2। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेपर फेज की बात करूं, अगर मैं यहीं पर वेपर फेज की बात करता हूं,
तो वेपर फेज में मैं क्या बोल सकता हूँ, इन वेपर फेज BeCl2 exist as chloro bridged dimer. वेपर फेज की फॉर्म में ये सिर्फ डाइमर की फॉर्म में रहता है, लेकिन सॉलिड स्टेट की फॉर्म में, सॉलिड सर स्टेट में टाइमर क्या होता है? डाइमर मतलब सिर्फ दो BeCl2 कंबाइन करके रहेंगे। एक BeCl2 का मतलब हुआ एक मोनोमर, मतलब एक अगर अकेला मॉलिक्यूल है तो उसको बोलता हूँ मैं मोनोमर, अगर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए तो उसको बोलता हूँ डाइमर, तीन कंबाइन हुए तो उसको बोलता हूँ ट्राइमर, अगर बहुत सारे कंबाइन हुए तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। मतलब क्लोरीन के टाइमर। क्लोरीन के नहीं, BeCl2 के, इस पूरे की पूरे BeCl2, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि इतने सारे बहुत सारे BeCl2 कंबाइन हो गए, ये चलता ही जाता है, ये बहुत बड़ा चेन है यहाँ यस पर, सर। जो ऊपर वाला बताया मैंने आपको, ये बहुत बड़ा चेन है, यस सर। मतलब ये पॉलीमर बनता है। सर क्लोरो ब्रिज का मीनिंग है क्या इसमें कुछ? क्लोरो ब्रिज का मतलब क्या हुआ कि बीच में क्या है, क्लोरीन, जो ब्रिज है ना, ब्रिज का मतलब दो BeCl2 को जोड़ने वाला, दो BeCl2 को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, क्लोरो। तो क्लोरीन एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इन दो मोनोमर्स को जोड़ने में। तो सॉलिड स्टेट में एक लंबी चेन बनती है और गैसियस फेज में सिर्फ दो की चेन बनती है, दो BeCl2 की। सॉलिड स्टेट में एक लंबी चेन बनती है और गैसियस फेज में सिर्फ दो की चेन बनती है, दो हाँ, गैसियस फेज में वो डाइमर बनाता है, बस दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं आपस में क्लोरीन को बीच में रखते हुए। हाँ, गैसियस फेज में वो डाइमर बनाता है, बस दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं आपस में क्लोरीन हाँ को बीच में रखते हुए। यस, क्लियर है यहाँ तक? सर आप ही की आवाज एको हो रही है और आप अपनी ही बात का जवाब दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर सर। आपकी आवाज नहीं सर वो। नहीं, अभिजीत था, अभिजीत था, अभिजीत था। यस सर। नहीं सर, अभी 2 मिनट पहले सर। सर आपकी आवाज थी, आप उसका ही जवाब दे रहे हैं। यस सर। नहीं, मेरी आवाज इको नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो अपना माइक यूज कर रहा हूँ और नहीं मैं सर, एक ही अभिजीत सर मैं एक था, ही आपकी उसके डिवाइस। आवाज माइक का आपकी आवाज आई वॉल्यूम थी कम सर। था। चलो ठीक है यार, तुम लोग वो टाइम पास करते हो बीच बीच में। अच्छा, ये गाने कौन बजा रहे हैं पीछे से? सर ये कौन है? अभिजीत से सर। टीवी देख रहे सर। सर एवेंजर्स देख रहा है, एवेंजर्स। सर चलो एवेंजर्स से पक्का। चलो, सब लोग ध्यान दो। तो यहाँ पर हमने पढ़ा हैलाइड्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स ऑफ देयर ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ठीक है, इनके ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे। सर यस बोलो। सर क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 होती है ना, तो दो साइड से कैसे ज्वाइन हो रहा है? हाँ, 2000 से ज्वाइन यहाँ पर इस केस में इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम के पास आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 1s2 2s2, तो उसका 2p पूरा खाली है, 2p ऑर्बिटल बेरिलियम का पूरा खाली है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है। ओके सर। और क्लोरीन इसलिए बना पाता है क्योंकि क्लोरीन के खुद के पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे नंबर 3, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, तो यहाँ पर हम अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स के बारे में। ये इनका जो मैं आपको ट्रेंड बताने वाला हूँ, ये ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। सल्फेट्स के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये तीन सॉल्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो वन बाय वन हम इन्हें लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर कार्बोनेट्स। चलिए, तो जब कार्बोनेट्स की बारी आती है तो solubility of carbonates in water decreases down the group. First point, solubility of carbonates in water
decreases down the group. क्यों बोला इसे मैंने? सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना सर। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर। हो गया? यस सर हो गया। Solubility of carbonates in water decreases down the group. ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो, हमारे पास जो बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन है, बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयन जो है हमारे पास, तो उनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो बहुत छोटी साइज होने के कारण उनकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये कम होती जाती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है, इसी की वजह से solubility in water decreases as we move down the group. ये रीजन सबको समझ में आता है? यस सर। तो अब लिख देंगे यहाँ पे रीजन since hydration energy is much greater than lattice energy in case of beryllium and magnesium. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में उनकी हाइड्रेशन एनर्जी सर लेटिस एच क्या एनर्जी से, बताया आपने? हाँ एच और एल क्या बताया आपने? वही मैं बोल रहा हूँ ना, एच म्हणजे हायड्रेशन एनर्जी आणि एल म्हणजे लेटिस एनर्जी. ठीक है, सर लैटिस एनर्जी मतलब क्रिस्टल वाली ना? क्रिस्टल लेटिस एनर्जी का मतलब है जब एक मोल क्रिस्टल बनाने में, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल is formed from its constituent gaseous ions. ठीक है, एक मोल क्रिस्टल बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी. ठीक है, यस सर. चलो तो यहाँ पर जब कार्बोनेट्स की बात हम कर रहे हैं तो कार्बोनेट्स के सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? BeCO3 is greater than MgCO3 is greater than CaCO3, SrCO3 and BaCO3. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या लिया हमने यहाँ पर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में. तो यहाँ पर आप लिखेंगे that all carbonates decompose on heating to give oxide and CO2. To give oxide and CO2. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर CO3 ऑलरेडी एक बड़ा एनायन है. CO3 एक बड़ा एनायन है तो उसके साथ बड़े कैटायन ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे. ठीक है, तो यस thermal stability of these carbonates increases on moving down the group. क्या ये पॉइंट समझ में आता है? यस सर। सर मुझे फर्स्ट पॉइंट का रीजन बताओ ना. कौन सा फर्स्ट पॉइंट? solubility of carbonate in water decreases down the group. हाँ देखो क्या होता है, यहाँ पर हम पहले बोल देते हैं कि thermal stability of carbonates increases on moving down the group. चलिए ये पॉइंट क्लियर है. अब देखो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है किसी भी कंपाउंड की? कोई भी कंपाउंड पानी में तब सॉल्युबल होता है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा हो.
ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, उस आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी आपकी लेटेस्ट एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जब वो आयनिक क्रिस्टल पानी में गया, जब वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड किया, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल कब होगा, जब जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी उससे ज्यादा एनर्जी हमें मिले। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जब लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा होगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जहां पर केटायन का साइज छोटा होता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम 2+ का साइज छोटा होता है, इसीलिए उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो solubility of carbonates decreases on moving down the group। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जब आप मूव करते हैं तो आपके कैटायंस की साइज बढ़ती जाती है। तो जितना कैटायन बड़ा होगा उसकी पानी में solubility उतनी कम होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर सर। दोबारा बताना सर। अरे क्या डाउट है इसमें, बताओ, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग, टीवी देख रहे हो। सर मेरा डाउट हो गया सर। किसी को डाउट है इसमें? यस सर, सर एक बार दोबारा बताना सर। क्या डाउट है तुम्हें, बताओ, अभी तक क्या सुना तुमने? मैंने क्या बोला था इसके बारे में, बताओ, सॉलिबिलिटी के बारे में। सर आपने बोला था कि जो जितना बड़ा होगा उसकी सोलिबिलिटी उतनी कम होगी, जो छोटा होगा उसकी ज्यादा होगी। हाँ, रीजन क्या बताया था मैंने? सर रीजन समझ में नहीं आया सर, वही मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन बताया क्या था? कल्पना, यस सर। क्या रीजन बताया था मैंने आपको अभी? सर आपने ये बोला था कि अगर एच ई बड़ा होगा E से तो फिर सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा। हाँ, और हाइड्रेशन एनर्जी क्यों बड़ा होगा बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए? सर उनका साइज छोटा सर होता है साइज तो छोटा ज्यादा होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर आते हैं। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा ग्रुप में नीचे जाने पर, वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी कम होता जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी कम होता जाएगा तो सॉलिबिलिटी कम होता जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो, तो ये हो गया कार्बोनेट्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सल्फेट्स की ओर। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर सल्फेट्स। तो बताइए, देखो, ऑल द sulfates of alkaline earth metals are white solids, and they are stable to heat, मतलब आप उसको हीट करते जाओ लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, मतलब दे आर थर्मली स्टेबल। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो देखो, सॉल्युबिलिटी में वही ट्रेंड फॉलो होगा जो हमने कार्बोनेट्स के केस में देखा था, सेम ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, solubility in water decreases down the group। solubility in water decreases down the group। तो ट्रेंड क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, BeSO4 is greater than MgSO4 is greater than CaSO4 is greater than SrSO4 is greater than BaSO4। तो ये जो लास्ट वाले हैं तीनों सल्फेट्स, ये लास्ट वाले तीनों सल्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। लेकिन जो आगे वाले हैं दो, बेरिलियम
sulfate and magnesium sulfate. These two are soluble in water. जो पहले दो हैं वो वाटर में soluble होते हैं और दूसरे जो दो हैं, बाकी जो तीन हैं वो वाटर में insoluble होते हैं. रीजन क्या है इसका? रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, that for beryllium 2 plus and magnesium 2 plus, their hydration energy is much greater than lattice energy. Their hydration energy is much greater than lattice energy. बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर 2 मिनट को ना नोट करना. सर सर वो तो पीपीटी का थर्मल फुल फॉर्म क्या है? Precipitate. Done? सर 2 मिनट. सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना, शायद मेरे कार्बोनेट्स में कोई पॉइंट छूटा है. देखो हाँ ये सर नोट, नहीं छूटा, नहीं. ये नोट्स तो मैं आपको वैसे भी दे देता हूँ बाद में, तो आप आराम से हाँ देख हाँ सकते हो सर फिर हो गया से. हो गया सर, कंप्लीट. यस सर डन. चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कार्बोनेट्स के बारे में. कार्बोनेट्स हमने डिस्कस किया, सल्फेट्स हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट नाइट्रेट्स. नेक्स्ट हम सर यहाँ पर उनके डिस्कस कर रहे हैं नाइट्राइट्स के बारे में नहीं करेंगे? नाइट्रेट्स. ठीक है, देखो नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं. नाइट्रेट्स आर मेड बाय dissolving. Nitrates are made by dissolving the carbonates in dilute nitric acid, that is HNO3. ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो जो कैटायंस होंगे यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, जो कैटायंस होंगे उनकी साइज बढ़ती जाती है. साइज बढ़ती जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी नीचे मूव करने पर कम होती जाती है. हाइड्रेट बनने की टेंडेंसी नीचे मूव करने पर कम होती जाती है. हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके आके सराउंड कर ले, तो जो कैटायन जितना छोटा होगा उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा आके सराउंड कर पाएंगे, तो उसका आसानी से हाइड्रेट बनता है. लेकिन जो कैटायंस की साइज बड़ी होती है तो उनको कम वाटर के मॉलिक्यूल्स आके सराउंड कर पाते हैं, मतलब उसका हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है. तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, द टेंडेंसी टू फॉर्म, द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रेट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रेट्स, the tendency of nitrates to form hydrates decreases down the group, decreases down the group. बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आता है? फिर नेक्स्ट मैंने लिखा that all the nitrates, साथ साथ आप लिखते चलेंगे, all the nitrates decompose on heating. हीट करने पर ये नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं. किस तरह से डिकम्पोज होते हैं? जैसे मान लो मैंने कोई एक मेटल लिया M, कोई भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल लिया मैंने M,
तो उसका नाइट्रेट क्या लिखूंगा मैं, MnO3 ट्वाइस। जब इसको मैंने हीट किया तो हीट करने पर ये डिकम्पोज हो गया और इसने बनाया 2MO मेटल ऑक्साइड बनाया, और साथ में NO2 गैस निकली और O2 गैस निकली इस तरह से। यहाँ पर ये M क्या है, ये M कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ले सकते हैं आप, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल। सर हाँ यस बोलो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अभी क्लियर है? सो ब्रेक नहीं हो रही। सर अभी भी थोड़ी हो रही है सर। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, टेक्नोलॉजी का कुछ तो डीमेरिट्स होते ही हैं। सर नहीं हो रही। अच्छा अपने सिग्नल्स भी चेक करते हैं आप अपने सिग्नल्स भी चेक कर सकते हैं, शायद आप में से किसी का सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगा। मेरे सिग्नल्स तो फुल हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो एक यस सर। क्वेश्चन लिखते हैं आप सबके लिए। तो आपको ये पूछा गया है that which of the following will give brown colored gas? Which of the following will give brown colored gas which of the following will give brown colored gas on heating? ठीक है, इन सब में से आपको बताना है कि इनमें से किसको हीट करने पर आपको ब्राउन कलर्ड गैस मिलेगी। तो आपको क्या क्या दिए हैं यहाँ पर कंपाउंड्स, आपको दिए हैं NaNO3, KNO3, LiNO3, MgNO3 twice, CaNO3 twice, CgMNO3, रुबिडियम नाइट्रेट RbNO3, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट SrNO3 twice, और लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स CaCO3, CaCO3, Na2CO3। चलिए आपको बताना है कि इनमें से किस किस को हीट करने पर, इसमें से कौन से कंपाउंड्स को हीट करने पर आपको एक ब्राउन कलर्ड गैस मिलेगी। और सर KNO3। ब्राउन कलर्ड गैस कौन सी होती है, NO2। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हीट करने पर आपको NO2 गैस मिलेगी। सर KNO3, कौन कौन से कंपाउंड्स? NaNO3। सर MgNO3, CnO3, SrNO3 सर सारे whole twice। अल्कली मेटल्स के हाँ सारे नाइट्राइट्स, अल्कली अल्कली अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट। सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स तो NO2 देते ही हैं, और अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स में से सिर्फ मैंने आपको बताया था नोट्स में कि कौन सा है जो अनस्टेबल होता है। Li। कौन सा नाइट्रेट अनस्टेबल होता है?
अल्कली मेटल में बताया था सर मैंने के आपको। नोट्स चेक करो अपने नोट्स। सर लिथियम हाइड्रेट। लिथियम नाइट्रेट इज द ओनली नाइट्रेट विच इज अनस्टेबल। तो हीट करने पर वो ऑक्साइड बना लेता है और NO2 देता है। तो बताओ क्या NaNO3 ये देगा? नो सर। NaNO3 will not give nitrogen oxide. ठीक है, सर कैसे पता चलेगा ब्राउन कलर दे रहा है या नहीं? एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पर थ्योरेटिकली कुछ चीजें पता है हमको, कुछ फैक्ट्स पता है, उनके बेसिस पे हम बताएंगे कि जो है सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स NO2 गैस देते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स NO2 गैस देते हैं डिकम्पोज होने पर, और अल्कली मेटल्स के केस में सिर्फ लिथियम नाइट्रेट देता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक है, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। तो बताओ टोटल कितने कंपाउंड्स हुए? सर 4। 4 5 नहीं 4। ठीक है, तो ये 4 कंपाउंड्स हैं जो आपको NO2 गैस देंगे हीट करने पर। बताइए ये समझ में आता है? यस सर। सर कौन से दो बेसिस पे करते हैं हम? एक तो NO2 देना चाहिए और बस यहाँ पर तो आपको ब्राउन कलर गैस ही पूछी है ना, तो ब्राउन कलर गैस क्या होती है? NO2। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे हमने अल्कली मेटल्स के केस में लिथियम का एनामलस बिहेवियर पढ़ा था, वैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो बेरिलियम है वो छोटा साइज होने के कारण, छोटा साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने के कारण एनामलस बिहेवियर या फिर अलग हट के बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये हट के बिहेवियर शो करता है और ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है। आपको पता है किसके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? एल्यूमिनियम। बेरिलियम के साथ। सो बेरिलियम shows diagonal relationship with aluminium। ठीक है, चलिए तो इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पर वन बाय वन लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा that due to its small size, high ionization energy, due to its small size and high ionization energy, beryllium forms covalent compounds। बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। It forms covalent compounds and easily gets hydrolyzed। ठीक है, चलिए ग्रुप 2 सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने लिया देखो बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो बेरिलियम के नीचे आते हैं, बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है ना। बताओ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फिर 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6
2p6 के आगे 3p2 नहीं 3s2 तो 3p पूरा खाली है और 3d भी खाली है। 3p पूरा खाली है और 3d भी खाली है। तो जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ग्रुप में, वो सारे एलिमेंट्स जो हैं ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं, मतलब वो ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन बेरिलियम जो है वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, बेरिलियम सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कैसे 4 बॉन्ड? अगर बेरिलियम 2+ लिया मैंने, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 2+, तो Be2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर 1s2। 1s2 हो गया, तो आपका 2s खाली है और 2p भी पूरा खाली है। 2s खाली है और 2p खाली है। 2s के अंदर एक ऑर्बिटल और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने खाली ऑर्बिटल हो गए इसके पास 4। तो Be2+ सर के पास सर खाली कैसे हो? खाली कैसे है? देखो खाली कैसे है, बेरिलियम जो है वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है 2+। बेरिलियम आपका शो करता है 2+, तो Be2+ का कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखूंगा 1s2, बस 1s2 2s लिखूंगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल कितने थे 4। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 चले गए, 4 में से 2 चले गए तो क्या बचा 1s2। ठीक है, यस सर। तो 1s2 बचा, 2s खाली हो गया और 2p भी खाली हो गया। 2p 0 है, तो देखो 2s, ये 2s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, 2p में 1 कितने होते हैं 3। 3 तो अब यहाँ पर इसके साथ कोई बॉन्ड बना सकता है, सॉरी इसमें यहाँ पर कोई बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पर कोई बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर कोई बॉन्ड बना सकता है और यहाँ पर कोई बॉन्ड बना सकता है। तो टोटल इसके साथ 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। मतलब जो बेरिलियम है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, लेकिन जो बाकी सारे हैं ये बाकी सारे आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर बाकी सारे एल्कली मेटल ना? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके सर। सर तो उनमें 3s भी खाली होता है क्या? जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी, जैसे मैग्नीशियम की बात कर लो, तो मैग्नीशियम के पास वैसे 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर मैग्नीशियम 2+ लिखूंगा तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो वो क्या बचा मैग्नीशियम 2+। अगर मैग्नीशियम 2+ है तो वो जो लास्ट का 3s2 था वो 3s भी खाली हो गया, 3s खाली हो गया, 3p खाली हो गया, कितने मिल गए 4 और d के 2, तो 4 और 2 टोटल 6 बॉन्ड्स बना सकता है वो। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही जाता है, उसके आगे फिर आपस में रिपल्जन होता है तो वो अनस्टेबल बन जाते हैं। बोलो क्या ये चीज ओके क्लियर सर। है? यस। सर पर खाली क्यों करना है? खाली क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाली हो गए ना अपने आप। नहीं समझ में आया? नो सर। सर देखो ये वाला पॉइंट समझाओ ना, लास्ट वाला प्लीज। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे जो हैं ये सारे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बताओ? +2 दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 क्यों शो किया इन्होंने? क्योंकि +2 शो करते ही इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया, जैसे एग्जांपल लिया मैंने बेरिलियम का, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया बेरिलियम +2 का। ठीक है, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ, बेरिलियम, तो बेरिलियम +2 क्या बचा फिर 1s2, ये बचा ना। तो इसमें 2s खाली है और 2p भी खाली है, तो टोटल कितने खाली हो गए इसमें 4, 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स। बोलो समझ पा रहे हो इसे? समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? सर पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पर 1s2 2s2 रहता है, बेरिलियम के पास तो कितने फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। बेरिलियम के पास 4 होते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना चाहिए मुझे?
1s2 2s2 1s2 2s2 लिखना चाहिए। ये बेरिलियम न्यूट्रल बेरिलियम है, ये न्यूट्रल बेरिलियम है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो ये क्या बन गया, +2। अगर +2 बना इसका मतलब क्या है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को चुरा के ले गया। yes sir अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को चुरा के ले गया तो बताओ कहाँ से चुराएगा, 1s से या 2s से? 2s तो 2s अब खाली हो गया ना। तो फिर सर सिर्फ 2s खाली होना चाहिए ना, 2p क्यों खाली हो रहा सॉरी, सर? तो फिर सिर्फ 2s खाली होना चाहिए ना, 2p किस जगह खाली है? तो 2p पहले भरा हुआ था क्या? 2p पहले भरा हुआ भी नहीं था ना। तो 2p तो पहले से ही खाली था। तो फिर तो ऐसे सर सारे खाली है फिर इसके बाद। एक्चुअली सारे होते ही नहीं है ना, इसमें आगे कुछ होता ही नहीं है। और सर तो फिर 2s तक ही होता है ना। देखो समझे नहीं आप बात को, कैसे बताऊं। आपने सेम डाउट। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस सर। सही बताना, सच बताना, देखो झूठ मत बोलना। हाँ सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? यस सर। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो आज ये डाउट नहीं आता। चलो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं किसी भी एटम के अंदर? सर सबशेल, हाँ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आपने क्वांटम नंबर्स का नाम सुना था? हाँ सर, हाँ यस सर, सर हाँ सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान लो आपको दिया जाए 2 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो बताओ Yes. एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर किसकी? 0 and 1 अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या बोला था मैंने अभी आपको, अगर प्रिंसिपल दो। क्वांटम नंबर है 2 2 है तो एंगुलर 2 क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 0 और 1? यस यस सर। सर। यस सर, समझ में आता है साक्षी? यस सर। कल्पना, यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 एंड 1 1। तो 0 will refer to S subshell एस and 1 will refer to पी P subshell। तो अगर n is equal to 2 है तो 2 में कौन कौन से सबशेल पॉसिबल हैं, 2s और 2p। पी 2s और 2p पॉसिबल है, 2d तो होता नहीं है ना, यस नो नो सर सर। और 3s भी नहीं होगा, 3p भी नहीं होगा, 3d भी नहीं होगा, यस सर, क्योंकि यस n सर। क्या है 2। तो n इक्वल टू 2 में सिर्फ 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है, तो यहाँ पर यस दोनों सर, खाली पड़े हैं। अंडरस्टूड सर। साक्षी समझ यस में सर। आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो बेरिलियम 2+ जो है उसके पास 4 खाली ऑर्बिटल्स हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? 4 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। यस करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उस मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, ठीक है। तो ये हुआ बेरिलियम 2+ की कहानी। अब देखो इसके नीचे वाले जो भी हैं, मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, नीचे वाले जो भी हैं यहाँ पर देखो, जैसे मैग्नीशियम, सर हाँ सर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीफिक ये 1s2 2s2 होते हैं ना सर, किसका? बेरिलियम का। हाँ तो सर अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया, मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर वो 2s2 वाला जो वैकेंट हो जाएगा, सही सर। तो फिर वो एक ही होना चाहिए ना, मीन्स वहाँ पे ओनली 2 होने चाहिए ना वैकेंट पे। अरे और कैसी क्यों ले बातें रहे कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने? सही बताना मुझे, हाँ सर, पढ़ा है। सही बताओ, देखो झूठ मत बोलो। अरे सर, सच्ची पढ़ा बड़ा है। है सर। सर पढ़ा है सर। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम पहली बार सुना है। सर बहुत पहले पढ़ा था, रिवाइज शायद नहीं भूल किया। गए होंगे। हाँ, लेकिन सर पढ़ा है। अरे मतलब समझ रहे हो कि आपको अगर कोई पूछ ले कि भैया बताओ
सी के बाद में क्या आता है अल्फाबेट्स में, तो उसको आप ऐसे बोलोगे कि सर पढ़ा डी था लेकिन अब भूल गए, सर डी। ऐसे सर बोलोगे देखो डी याद है सर सर। पढ़ा था अब भूल गए। आपको पूछा जाए 2+2 कितने होते हैं, तो बोलोगे सर पढ़ा था अब भूल गए। देखो 2+2 5 होते हैं, देखो भूल गए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब भूलने की लायक नहीं होती है, समझ रहे हो। चलो मुझे ये बता दो कि पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। सर 3। पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, याद है आपको उनके नाम क्या थे। px सर 2 px py pz। px py एंड pz। तो 2p के अंदर 3 खाली हैं, px py और pz। मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है, 3 डब्बे खाली हैं ऊपर, और 2s का 1 डब्बा खाली है। तो टोटल कितने डब्बे खाली हो गए। 4 डब्बे। 4 या 2। सर 4। 4 ठीक है, समझ में आया। यस सर। चलो देखो, ये छोटी मोटी चीजें भूलने लायक नहीं होती हैं। ठीक है, एक बार एक बच्चे को पूछा गया था, एक बार एक बच्चे को बोला कि चलो मैं आपको एक हाथ में, मैं आपको 2 बनाना देता हूँ पहले, फिर आपको बाद में 2 बनाना और देता हूँ। तो उसको पूछा गया कि अब आपके पास कितने बनानास हो गए। सर मैं तो 2 बोलूंगा। तो उसने बोला 5 हो गए। सर क्यों। सर एक उसके पास ऑलरेडी था। हाँ ठीक है, और तुम बोलोगे 2 क्यों। सर क्योंकि सर 2 खा लिया ना सर, जब 2 पहले मिले। तुम छिलकों के साथ ही खा लोगे, है ना, कुछ नामो नहीं निशान नहीं सर, बचना वो चाहिए। तो फेंक देंगे ना सर। कुछ नामो निशान नहीं बचना चाहिए। सर क्लीन सिटी। क्लीन सिटी। काश ऐसा होता तो पुणे एकदम साफ होता। देखो तो ये आपको समझ में आ गया कि जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इसके केस में कितने ऑर्बिटल्स खाली होंगे। 6 ऑर्बिटल। 6। तो इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। 6। समझ में आया। यस सर। सर 25 स्टूडेंट हो गए सर, 25। 25 हुए ना अभी तक, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने। हमने बहुत कोशिश की, देखो इसलिए 5 लोग बढ़ गए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर कुछ रिवॉर्ड रखो ना सर, सब आ जाएंगे। रिवार्ड बताया ना मैंने आपको, क्या। आजादी। तुम मुझे बच्चे दो, तुम मुझे बच्चे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर आजादी तो है सर। हाँ जल्दी छोड़ सर। लाइट नहीं है सर अभी, कैसे सर अगला लेक्चर पे अटेंड करना है सर। सर 3% बाकी है सर, वो इनके सर 7 बच्चे नहीं आए सर, बस 7 मिनट बाद छोड़ देना बेशक। सर आजादी दो आप। तुम मुझे पहले क्या दो, बच्चे। फिर तुम्हें आजादी। देखो हमने अभी तक कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए मुझे बताओ। एनएमएलएस बिहेवियर्स में हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए अभी तक। डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। ये नहीं, पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। स्मॉल साइज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से बेरिलियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं, वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 सेकंड पॉइंट क्या था जो अभी सर वो हमने 6 डिस्कस किया। बेरिलियम के सिवा सब एल्कलाइन मेटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं।
हाँ, और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, oxides and hydroxides of beryllium, unlike others in the group, are amphoteric in nature. ये पॉइंट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए अब हम इनकी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। चलिए, तो डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होती है यहाँ पर, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो की वजह से। सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो की वजह से बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो, ड्यू टू सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो, बेरिलियम 2+ and aluminium 3+ show diagonal relationship. चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इनकी सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं। सर दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। दोनों के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। नहीं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक कहाँ होता है? सर स्क्रॉल सर करना थोड़ा। Al2O3 Al2O3 एम्फोटेरिक नहीं होता है ना, वो तो होता है सर। मैग्नीशियम का था। नहीं सर सर, होता एल्यूमिनियम भी होता है दो एम्फोटेरिक। और होता है एल्यूमिनियम। सर। जिंक और एल्यूमिनियम हमने 10th में पढ़ा था सर, एम्फोटेरिक हाँ ऑक्साइड सर, का। 9th की नॉलेज भूल रहे हैं। ZnO and Al2O3 यस सर, are amphoteric in nature. यस सर। चलो यहाँ तक लिख लिया आपने। यस सर। सर लिख रहे 2 मिनट। So they form covalent bonds. एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम ऑल्सो, Beryllium. एल्यूमिनियम भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इन दोनों में क्या, इन दोनों की सरफेस पे क्या ऑक्साइड लेयर होती है? यस सर। इन दोनों की सरफेस पे एक पैसिव ऑक्साइड लेयर होती है जो फर्दर यस सर। रिएक्शन होने से बचाता है। यस सर। Yes, sir. चलो, तो सम ऑफ द सिमिलैरिटीज, कुछ इनकी सिमिलैरिटीज की बात हम यहाँ कर लेते हैं। सम ऑफ द सिमिलैरिटीज आर एज फॉलोज। Some of the similarities are as follows. Number 1, फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने यहाँ पर, like beryllium, aluminium is also not readily attacked. readily का मतलब easily, not readily attacked by acids due to formation of passive oxide layer. Due to formation of passive oxide layer. Number 2, बेरिलियम, या फिर आप लिख सकते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH2 dissolves in excess of alkali, to give complex, वो क्या था, BeOH4
होल 2 माइनस। तो जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक्सेस अल्कली में डिसॉल्व होता है और क्या बनाता है, BuH4 माइनस। तो सिमिलरली यहाँ पर एल्यूमिनियम भी उसी तरह की रिएक्शन शो करता है। तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, जरा देखिए एल्यूमिनियम क्या बनाएगा इस बार। तो हम बोल सकते हैं ऑक्साइड लेयर ग्रीनिश होता है ना, किसका, पैसिव ऑक्साइड लेयर। नहीं जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग होता है। सिर्फ कॉपर के केस में ग्रीन होता है, कॉपर के केस में ग्रीन होता है। एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा ग्रेइश होता है, ग्रे कलर का, ग्रे या ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक। सिमिलरली एल्यूमिनियम, तो देखो जैसे BuH ट्वाइस जो था, BuH ट्वाइस को जब आपने एक्सेस ऑफ NaOH में या फिर एक्सेस ऑफ किसी अल्कली में डिसॉल्व किया तो इस तरह का उसने कॉम्प्लेक्स बनाया BuH4 2 माइनस। तो सिमिलरली जब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप एक्सेस ऑफ बेस में डिसॉल्व करते हैं तो इसी तरह का वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली AlOH थ्राइस, similarly AlOH thrice gives AlOH4 minus। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लिख लिया आपने? यस सर। चलिए थर्ड पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पर, थर्ड पॉइंट लिखा। सर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं देता क्या? कौन, एल्यूमिनियम ने दिया ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट AlOH4 माइनस। सॉरी इसको भी आप सही से लिख लो, AlOH4 होल ब्रैकेट माइनस, इस तरह से, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने, बोथ, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, आप लिखेंगे क्लोराइड्स ऑफ both beryllium and aluminum, chlorides of both beryllium and aluminum are soluble in organic solvents, and they are used as Friedel-Crafts catalyst, Friedel-Crafts catalyst क्या होते हैं, बेसिकली ये एल्यूमिनियम और बेरिलियम ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। एक फेमस रिएक्शन आप पढ़ेंगे 12th में, इसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में इनको एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, BeCl2 और AlCl3 को। चलिए नंबर 4, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सर इसके बाद छोड़ दो ना सर। 27 हो गए सर। मैंने क्या बोला था यार आपको? सर दिए ना 7 बच्चे सर 20 पे अरे से। 7 से क्या होगा? सर थोड़ी दया दिखा दो। बताओ क्या होगा 7 से? पूरी बैटरी ड्रेन हो गई सर, 1% इसके भी बाद नहीं। भी एक क्लास है सर, इसलिए कारण नहीं तो मैं तो तैयार था सर पूरा क्लास। सोहेल भाई तुम्हारी बहुत बैटरी डाउन होती है भाई, तुम थोड़ा रिचार्ज करके रखो अपनी बैटरी। लाइट नहीं है दिखे में ना? नहीं लाइट आ चुकी है बच्चा अभी। आ गई सर? यस, क्या आप डिग्गी में नहीं हो क्या अभी? हाँ सर आ गई फिर। तो गणेश नगर गणेश नगर भी आ चुकी है लाइट, अभी हर जगह आ चुकी है लाइट। अभी अभी आई सर जस्ट। यस, तुमको हम बैठे ना डिग्गी में इसलिए हमको पता है।
अभी तो शुरुआत हुई बच्चा, तो तुम्हारी पढ़ाई की। अभी 4 5 6 घंटे पढ़ने की आदत डाल दो आप लोग। शुरू सर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक, जी चलिए देखो, लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे हम? बेरिलियम एंड अल्यूमिनियम हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जैसे कुछ मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हूँ। तो बेसिकली ये क्यों बना पाते हैं? पहला रीजन क्या है कि इनके पास काफी सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेरिलियम के अंदर 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, 2s पूरा खाली है, 2p पूरा खाली है। और एल्यूमिनियम के अंदर 3s खाली है, 3p खाली है और 3d खाली है। तो ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल्स होने के कारण ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर दैट बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी beryllium and aluminum have strong tendency to form complex compounds. For example, अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको ऑलरेडी OH माइनस के साथ इसके एग्जांपल्स दिखाए हैं कि किस तरह से ये कंपाउंड्स बनाता है। तो बेरिलियम के केस में मैंने आपको बोला था कि बेरिलियम 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है मैक्सिमम, और एल्यूमिनियम कितने शो कर सकता है? बताइए, एल्यूमिनियम कितने कर सकता है? 6। तो क्या बनेगा? बेरिलियम के साथ बनेगा BeF4 2 माइनस। एक एग्जांपल लिया मैंने, रफ एग्जांपल। तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, तो ये क्या बनाएगा? BeF4 2 माइनस। और एल्यूमिनियम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, तो ये बनाएगा AlF6 3 माइनस। इस तरह से। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ये काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट या फिर सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। क्या आपने सर नोट कर वो लिया है आपने सब क्या कुछ? लिखा? सर सॉरी, स्क्रॉल अप करो ना। सर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझ में आया? सर वो लास्ट में क्या लिखा है सर आपने? दे आर यूज्ड एज फ्रिडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट। हाँ सर वो नहीं समझा। देखो, ये आप और 12th में पढ़ोगे, 12th क्लास के ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये चीज, लेकिन यहाँ पर अब आपने पूछ ही लिया है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ इधर नीचे। बेसिकली होता क्या है कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम के जो क्लोराइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनमें अभी भी जगह है और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं ऐसे कंपाउंड्स, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किसी और कोई और जो आयन है जिसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। जैसे हमने लिया AlCl3। जैसे अगर मैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया तो देखो AlCl3 लिया मैंने और इसके साथ मैंने डाला Cl2। तो अब क्या किया, इस AlCl3 ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए एक क्लोरीन के साथ दोस्ती कर ली, तो ये बन गया AlCl4 माइनस, और साथ में इसने क्या छोड़ दिया? Cl प्लस। तो ये Cl प्लस अब जाकर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इस AlCl3 ने क्या किया, इस AlCl3 ने वो इलेक्ट्रोफाइल, या फिर आप सिंपल टर्म में भी समझ लो, वो रिएजेंट को बनने में मदद की। इस AlCl3 ने Cl प्लस के बनने को थोड़ा फास्ट कर दिया, तो मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए कैटलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रिडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले बताया था। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट के तौर पर हम AlCl3 या फिर BeCl2 को यूज करते हैं। बताइए क्या समझ में आता है? यस सर। बोलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? यस सर। एवरीवन?
यस सर। चलिए, तो यहाँ तक हमने बेरिलियम की कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज पढ़ी और किस तरह से वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम भी कहा जाता है। क्विकलाइम, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। ठीक है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब हमें कॉमर्शियल स्केल पर इसको बनाना होता है, तो वहां पर हम इसको कैसे बनाते हैं? हम लाइमस्टोन लेते हैं। लाइमस्टोन, आपको पता है लाइमस्टोन क्या होता है? यस सर। क्या होता है बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं मराठी में? कैल्शियम चूना, चूना बोलते हैं ना। सुना से, हाँ। At commercial scale, it is prepared by heating limestone. It is prepared by heating limestone in a furnace at a very high temperature, around 1070 to 1270 Kelvin। बहुत हाई टेम्परेचर पर जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaCO3 solid on heating decomposes to give calcium oxide solid plus CO2 gas, ये बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीछे भी जाती है, मतलब आप आगे कर रहे हैं रिएक्शन को लेकिन ये पीछे भी मूव करती रहती है। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है? सर अभी स्टार्ट जस्ट हुआ है। चालू हुआ है। स्टार्ट हुआ है सर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आप एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में आप ये पढ़ेंगे कि अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं आप केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो आप क्या करो, उस डायरेक्शन में जो भी कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं आप उनकी क्वांटिटी को कम कर दो। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पर आप जो भी चेंज करते हो, एक्सटर्नल चेंज, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उसको अपोज करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज ट्राइज टू अपोज एनी एक्सटर्नल चेंज। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा किसी एक्सटर्नल चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। तो जब आपने इस रिएक्शन में अगर CO2 की क्वांटिटी को कम कर दिया, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि CO2 को हम KOH के साथ डालकर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पढ़ा है आपने? कुछ बताइए, हाँ या ना? नो सर। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि KOH सॉल्यूशन जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुल मिला के अगर आपने CO2 की क्वांटिटी कम कर दी तो ये रिएक्शन चाहेगी कि CO2 फिर से बने, तो ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो बस ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें पीछे भी चलती रहती है रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो बस आप CO2 को थोड़ा निकाल लीजिए। आप CO2 की क्वांटिटी कम कर देंगे तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर ओपन कंटेनर में करेंगे तो CO2 उठ जाएगा ना, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में होती है।
ठीक है। यस सर। अगर आपने सीओ की रिएक्शन करवाई, अगर आपने सीओ की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो बताइए क्या बनेगा? CaOH whole twice। CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। स्लेक्ट लाइम। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम दिया गया स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम। इसका मतलब थोड़ा पानी डाला आपने तो जो कैल्शियम ऑक्साइड के जो लम्प्स थे, लम्प्स, वो लम्प्स टूट जाते हैं और क्या सर बन ये जाता है? एक्सोथर्मिक रहती है ना रिएक्शन? हाँ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना? हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने हवा में खुला छोड़ दिया, अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को हवा में खुला छोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और CO2 को एब्जॉर्ब CaCO करके क्या बना देगा? लाइमस्टोन। CaCO3। लाइमस्टोन, CaCO3। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए मुझे एक चीज बताइए कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक। सर एसिडिक। कैल्शियम ऑक्साइड इज अच्छा कैसे बेसिक। बेसिक इन नेचर। आप जानते यस हैं कि सर, मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक। तो अगर ये मेटालिक ऑक्साइड है जो कि बेसिक है, तो किसी एसिड के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। ये एसिड के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, सही यस बात है सर। ना? तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन की, अगर मैंने इसकी रिएक्शन की एसिडिक ऑक्साइड के साथ, जैसे मान लो मैंने लिया SiO2, सिलिकॉन क्या है? नॉन मेटल, तो ये क्या होगा? एसिडिक, और CaO क्या है? बेसिक, तो ये बना लेता है CaSiO3। इसको बोलते हैं स्लैग, दिस इज नॉन एज स्लैग। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखी, जैसे मान लो मैंने लिखा CaO, मैंने 6 मोल्स लिए इसके, 6 मोल्स ऑफ CaO रिएक्ट्स विद P4O10, ये रिएक्शन ली मैंने, तो इस बार क्या बनेगा? Ca थ्राइस PO4 2, और इसके लिए मैंने 2 मोल्स, ट्वाइस Ca3PO4 ट्वाइस, इस तरह से। ठीक है, बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया सारा? यस सर। किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? नो सर। अगर आप ये कैल्शियम कार्बोनेट को 1270 केल्विन से ज्यादा पर भी हीट करते हैं, तो फर्क कुछ नहीं आएगा, रिएक्शन सेम होगी। पर आप समझ रहे हैं ऑलरेडी इतना हाई टेम्परेचर देने में हमारी 12 बज जाती है। अगर आपको और भी हाई टेम्परेचर देना है किसी सिस्टम में, तो फिर तो पता नहीं क्या क्या बच जाएगी। समझ पा रहे हैं कल्पना? यस सर। तो जितना रिक्वायर्ड होता है सिर्फ उतना ही करते हैं हम, नहीं तो बहुत खर्चा हो जाता है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने में बहुत खर्चा होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। देखो वैसे ही बच्चों आपने मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं किया। आपने भी कहा किया। सर कल करेंगे, कल 1 घंटा पहले छोड़ो। चलो देखते हैं आप कितनी अपनी कोशिशों में कामयाब होते हो। ठीक है, चलो क्विकली आंसर एवरीवन योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, सो वी मीट अगेन टुमारो, बाय थैंक यू एवरीवन। सर। सर हाँ बोलो।
सर कैल्शियम के 6 ऑर्बिटल कैसे, वो एक बार बता दीजिए ना। अरे यार, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे थे राम की पत्नी कौन थी? सीता। देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम 2+, देखो मैंने कहाँ बताया था आपको, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ जो है, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+, इन सब में d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। ठीक है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, वो s के अंदर थे, तो s खाली हो गया। s के बाद क्या आएगा, p के अंदर 3 खाली, s का 1 खाली, p के 3 खाली, और d के वैसे तो 5 खाली होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट 2 यूज करता है, तो s का 1, p के 3 और d के 2, कितने हो गए टोटल? 6। मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखने को मिलता है किसी भी कंपाउंड में। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे? 6। ओके सर, थैंक यू। चलो, ओके एवरीवन। थैंक यू। सर। चलिए एवरीवन क्विकली आंसर योर अटेंडेंस।